अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन शमसा खातून के पास बैठे हुए होते हैं। इसी लम्हे खलील वहां पर उनके पास आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, एक बुरी खबर है, उन्होंने हकीम लतीफ को शहीद कर दिया। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन और शमसा खातून को बहुत बड़ा धचका लगता है। वजीर सलाहुद्दीन सख्ते में पूछते हैं, ये किसने किया है? अल्लाह उसके कातिल को गारत करे। उधर कुदस में सबीला बाल्डोन से कहती है, याद करें बाल्डोन, मुझसे आपने वादा किया था जब आप तख्त पर बैठेंगे तो हालात कुछ भी आप इंसाफ पर कायम रहेंगे और इंसाफ से इनहराफ नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जिस तख्त पर आप बैठे हैं उसका दामन ताकत के नक्शे और ना इंसाफी से आलूदा हो रहा है। तो बाल्डन गुस्से से कहता है, तख्त मेरा है और मैंने ये हक दोबारा हासिल कर लिया है। कौंत बालन और विलियम अपने जुर्म की सजा पाएंगे। तो सबीला कहती है, खुदा के लिए ये उनका जुर्म नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे कि ये मारिया की चाल है। बाल्डन खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, वो आप है जो नहीं देख पा रही। आपके सामने कोई लाचार बीमार बच्चा नहीं है जो आसानी से मुतासर हो सके। मेरी बीमारी, जिसे आपने मेरे तख्त पर बैठने के लिए रुकावट समझा, खुदा की तरफ से इम्तिहान था और मैं इस इम्तिहान में कामयाब होऊंगा। शहजादी सबीला, अब आप जा सकती हैं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। दूसरी जानब लाडगाए मारिया से कहता है, शहजादी सबीला आसानी के साथ अपने भाई पर अपना असर रसूख तर्क नहीं करेगी। तो मारिया कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जितनी भी कोशिशें करें। बाल्डोन अब बादशाह है। और फिर चातलियन कहता है, बादशाह अपनी मर्जी के लिए फैसला करने के लिए आजाद होता है या नहीं? तो मारिया कहती है, बादशाह बाल्डोन को अब विलियम और बालन को सजाए मौत देनी होगी। मुझे इस बात को यकीनी बनाना है। आपकी जिम्मेदारी नए बादशाह को फौजी इमदाद फराहम करना है। हर कोई अपना फर्ज अदा करेगा। क्या ऐसा नहीं है लाडगाए? यह सुनते साथ ही लाडगाए चातलियन के साथ चला जाता है। और फिर सबीला कमरे से निकलकर आगे बढ़ ही रही होती है कि मारिया उससे कहती है, ऐसा लगता है कि बादशाह बाल्डोन के साथ आपकी मुलाकात उस तरह नहीं हुई जैसी आप चाहती थी। तो सबीला कहती है, आपको वो मिल गया जो आप चाहती थी। अपनी जीत का मजा लें, लेकिन ये ना भूलें कि बाल्डोन जल्द या बदेर हकायक को देख लेगा। तो मारिया कहती है, मेरी सिर्फ इतनी तमन्ना है कि काश आप देख सकें कि विलियम और बालन ने आपको धोखा दिया है। यह सुनते साथ ही सबीला गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर शाम में गमुश्तगीन कायमाज से कहता है, मेरा ख्वाब पूरा हो गया कायमाज, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का तख्त नशीन अमीर गमुश्तगीन है। तो कायमाज कहता है, ये मत भूलें कि नूरुद्दीन जंगी को ये तख्त हकदाराना तौर पर मिला था और आपने इसे खरीदा है। तो गमुश्तगीन कहता है, तुम बहुत जल्दबाज हो कायमाज। तो कायमाज कहता है, अब आप साहिब इक्तदार हैं, खजाने की चाबी आपके हाथ में है। सुल्तान के लिए मुनासिब है कि वो अपने नायब के साथ किए गए वादे की पासदारी करे। तो गमुश्तगीन कहता है, मैं तुमसे अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन खजाने की सूरत हाल। तो कायमाज कहता है, मैं बहानों से थक गया हूँ अमीर गमुश्तगीन, मैं चाहता हूँ कि आप वो सोना जल्द अज जल्द मौसल मुंतकिल कर दें जिसका आपने मुझसे मेरी हमायत के लिए वादा किया था, वरना मैं गोकबोरू को सब कुछ बता दूंगा। उस जाल के बारे में भी जो मैंने बोरो के लिए तरतीब दिया था और उसने अयूबियों का दुश्मन बनने के लिए क्या किया, मैं उसे हर चीज बता दूंगा। ये सुन ले, हर एक चीज। ये सुनकर गमुश्तगीन गुस्से से कहता है, कायमाज जो चाहे करो, मैं तुमसे उस खजाने को नहीं छुपाऊंगा जो मुझसे पहले आने वालों ने मुझे दिया था। दूसरी जानब उमर मुल्ला ने शहजादा इस्माइल को उठाया हुआ होता है। हिजर उनसे कहती है, अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आए उमर मुल्ला, ये सारी रात बेचैन रहा। मुझे नहीं मालूम कि ये नजर बद से मुतासर हुआ है या नहीं, लेकिन मैं इसके लिए दुआ करती रही। तो उमर मुल्ला कहते हैं, बेटी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हें जब भी मौका मिले तो आराम कर लिया करो। और फिर दुआ मांगते हुए कहते हैं, या रब अपने फजल से इस यतीम को उम्मत का खिदमतगार बना दे और इसके दिल में जहाद की वो मोहब्बत डाल दे जो इसके बाप के दिल में थी। अपने मैदानों का फाते हमारे दिलों की रोशनी और हमारे कौम के लिए इसे रहनुमा बना। आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद वो उसे हिजर को दे देते हैं और फिर उससे कहते हैं, अच्छी तरह से इसका ख्याल रखना। यह कहते साथ ही उमर मुल्ला वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानब सोना फरोलते हुए गमुश्तगीन कायमाज से कहता है, तुमने मुझे जो हमायत दी है उसकी वापसी ये है। तो कायमाज पूछता है, लेकिन हम बगैर तवज्जो मबसूल किए इसे यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? तो गमुश्तगीन कहता है, मंसूबा तैयार है। यह सुनकर कायमाज कहता है, आप नकलो हमल के लिए किसकी खिदमत हासिल करने के लिए सोच रहे हैं? तो गमुश्तगीन कहता है, क्या अब भी इस तरह का बोझ उठाने के लिए गोकबोरो जैसे काबिल भरोसा आदमी है? तो कायमाज कहता है, क्या तुमने उस पागल को मारने की कसम खाई थी? गमुश्तगीन कहता है, वो कभी भी हकीकत को नहीं जान सकेगा। इसी लम्हे उमर मुल्ला वहाँ पे आते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर गमुश्तगीन पूछता है, मोहतरम उमर मुल्ला, आप महल में क्या कर रहे हैं? क्या आपको उस हुक्म की इतला नहीं थी जो मैंने असफहानी को दिया था? आपको अंदर किसने आने दिया? तो जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं, ये करने
वाले खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हैं। वही हैं जिन्होंने हमारे लिए बगैर दरवाजों के ये आली शान महल बनाया था। मैं भी महल के लोगों को अलविदा कहना चाहता था। उस वक्त मैं आपको जाती तौर पर मुबारकबाद देना चाहता था। आपकी मुद्दत मुबारक हो। तो गुमुश्तगिन कहता है, मेरे ख्याल में ये मुबारकबाद आपके दिए गए हुक्म के पेश नजर मुखलिसाना नहीं है। तो उमर मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी नेकी मेरी नजर में सुल्तान इस्माइल की परवरिश है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे जारी रखेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मिरास पर उन जैसा नाइब होना चाहिए। तो गुमुश्तगिन कहता है, हम बिल्कुल इसी के बारे में बात कर रहे थे। हमारा पहला फरीजा नेकी और खिरात की मोहब्बत में अपने मरहूम सुल्तान के काम को जारी रखना है। हम जब रास्ते में थे तो हमने सुना कि मुसलमानों के साथ गैर मुनसफाना सलूक किया जा रहा है। हम ये सुना जरूरतमंद मुसलमानों के गाँव में तकसीम करने के लिए भेजेंगे। तो उमर मुल्ला कहते हैं, ये बहुत अच्छा ख्याल है। अल्लाह इस अजीम ममलिकत पर जवाल न लाए जो मजलूमों का सहारा है। ये कहते साथ ही उमर मुल्ला चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुमुश्तगिन गुस्से से कहता है, मैं शाम में इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायमाज पूछता है, इस मंसूबे के बारे में कोई मसला तो नहीं होगा? गुमुश्तगिन कहता है, फिक्र न करो, अपने आदमियों को गोकबरू को लाने का हुक्म दो और अल्लाह से आने वाले मुसलमानों का पुरतकपाक इस्तकबाल किया जाए। मैं जरूरी हुक्म लिखूंगा। उधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, दुश्मन को देखें जिनसे हम एक सदी से लड़ते हुए आ रहे हैं, उसे जाने और याद रखें। वो इतना घटिया है कि उसने हकीम लतीफ को मार डाला जिसे हमने उसकी देखभाल पर मामूर किया था। उन्हें अपने बादशाह की जान की कोई परवाह नहीं थी। अब उस नए बादशाह को फौरन खत लिखो, उससे कहो कि मैं उससे रूबरू मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ और ये किसने किया, मुझे सब मालूम होना चाहिए फाजल। यह सुनते साथ ही काजी फाजल चले जाते हैं। बोरो कहता है, भड़काने वाले मालूम है, कातिल या तो मलका है या चातलियन। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, या फिर दोनों। जब मैं बादशाह से बात करूंगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। बोरो कहता है, बच्चा अभी छोटा है, क्या हम उसे जान सकेंगे? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हर खुशबू बिलाकर अपने मालिक को जाहिर करती है बोरो। दूसरी जानब कराकोश मंजनिके बनाने में मसरूफ होता है और अपने साथियों को तेजी के साथ काम करने की हिदायत देता है। इसी लम्हे अलीसा अपने सिपाही के साथ वहां पे आता है और कहता है, तुम्हें जो कुछ चाहिए बोलो, हम ला कर देंगे। तो कराकोश कहता है, मेरी जरूरत की हर चीज यहाँ पे लिखी गई है। मैं सबसे पहले मजबूत लकड़ी चाहता हूँ और फिर मुझे मजबूत रस्सियां चाहिए और फिर हमें कीलों के लिए लोहे की जाली, सलाखों और फलाद के जोड़ों और अंगूठियों की जरूरत होगी। और मजीद ये कि माइल्स उसकी बात काटते हुए कहता है, क्या तुम्हारी दरख्वास्तें कुछ ज्यादा नहीं है? तो जवाबन कराकोश कहता है, अगर आप फराहम नहीं कर सकते तो बता दें। अलीसा एकदम से कहता है, हम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। कराकोश कहता है, अभी वक्त है, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। इसी लम्हे जमुर्द मशरूब लेकर वहां पे आती है। मशरूब लेते साथ ही कराकोश उसे देखने लग जाता है। शाम में करातेगन हिजर के पास आता है और उसे काम करता हुआ देखकर कहता है, हिजर खातून, आप ये क्या कर रही हैं? आप कपड़े धो रही हैं? रुको, गुमुश्तगिन को भी कुछ धोने दो। ऐशो इशरत के साथ नाइब बनना काफी नहीं है, उसे कपड़ों का थोड़ा ख्याल करने दो। हिजर मुस्कुराती है तो वो कहता है, आप हंस रही हैं, है ना? हमेशा हंसती रहें। क्या वजह है कि आप हमेशा उदास रहती हैं? तो हिजर खड़े होकर कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे इस बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। हम इसे इसकी माँ के पास नहीं रख सकते क्योंकि वो बीमार है। हम इसे इसके बाबा के पास ले जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन ये रास्ते में ही यतीम हो गया। इसे विरासत में जंगी खानदान की मिरास मिली है, लेकिन ये नहीं जानता। तो करातेगन कहता है, फिक्र मत करो, देखो इसके पास इसका एक चचा है। हमने उन मक्खियों को भगा दिया जो इसके मालो असबाब के गिर्द घूम रही थी। अब सब खत्म हो गया। इसी लम्हे अलबेस वहाँ पे आता है और कहता है, चचा दरवेश ने आपको बुलाया है, ये जरूरी है। इधर गुमुश्तगिन गोकबरू और कायमाज से कहता है, एला का कमांडर आसपास के गाँव में मुसलमानों पर हमले कर रहा है। तो गोकबरू कहता है, ये जलील इंसान की फितरत है कि वो सिर्फ कमजोर और मजलूम पर अख्तियार रखता है, जबकि ताकतवर के सामने वो खामोश हो जाता है। जब मैं वहाँ से निकला तो मैं वहीं पर उसका सर कलम कर देना चाहिए था। गुमुश्तगिन कहता है, इसका भी वक्त जरूर आएगा। हम सबसे पहले अपने दीनी भाइयों की मदद करेंगे। कायमाज कहता है, अमीर गुमुश्तगिन मुसलमानों को सोने की एक बड़ी मकदार भेजना चाहते हैं। तो गोकबरू पूछता है, ये कैसे होगा? तो गुमुश्तगिन उसके पास आते हुए कहता है, तुम जानते हो कि यह रास्ता खतरनाक है, मुझे तुम्हारे सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं है। वहाँ के लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम्हें यह फरीजा कबूल है? तो गोकबरू कहता है, मैं इस तरह के फरीजे से कैसे इनकार कर सकता हूँ, मुझे कबूल है। तो कायमाज कहता है, देहाती सोने को लेने के लिए करीबी सराय में आपका इंतजार करेंगे। तो गोकबरू कहता है, जैसे ही मैं अपनी तैयारियां मुकम्मल करूंगा अल्लाह के हुक्म से रवाना हो जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। उसके चले जाने के बाद कायमाज कहता है, ऐसा लगता है कि ये हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा आसान होगा। दूसरी जानब करातेगन जल्दी के साथ उमर मुल्ला के पास आता है। तो उमर मुल्ला उससे कहते हैं, काहिरा में फौरी तौर पर खबर भेजो करातेगन, ये मालूम लोग रियासत के खजाने को खाली कर रहे हैं। तो करातेगन कहता है, रुके, पुरस्कून हो जाएं और मुझे समझाएं कैसे। तो उमर मुल्ला कहते हैं, मैं जब महल पहुंचा तो वो बातें कर रहे थे, मुसलमानों के पास बड़ी मकदार में सोना भेजने जिन
पर कमांडर की जानब से जुल्म हो रहा है, लेकिन ये झूठ है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो हम सबसे पहले जानते, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत से तलबा भेजे हैं और वो मुझे सब इलाके के हालात के बारे में बाकायदगी से बताते रहते हैं। उन्होंने एक मौके पर गुमुश्तगिन से मदद मांगी थी, लेकिन उसने उसे बुरी तरह से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर करातेगन कहता है, लानत हो उस गुमुश्तगिन पर। आप फिक्र मत करें चचा। मैं बाल्डोन मारिया से पूछता है, क्या बादशाह बनने के लिए अपने प्यारों को तकलीफ देना जरूरी है? क्या उस नन्हे बादशाह ने भी ऐसा किया था? तो मारिया कहती है, एक अच्छा बादशाह होने के लिए पहली शर्त यह है कि जो जरूरी हो वो किया जाए। आपने भी शहजादी सबीला के साथ बात करते हुए वो किया जो जरूरी था। इसी लम्हे मुलाजमा एक खत लेकर वहाँ पे आती है और कहती है, बादशाह मोहतरम, ये सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से है। मारिया खत खोलकर पढ़ती है और फिर बाल्डोन से कहती है, सलाहुद्दीन आपसे मिलना चाहता है, हकीम लतीफ के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में। तो बाल्डोन कहता है, मैं उससे मिलूंगा। तो मारिया कहती है, लेकिन यह मुलाकात आपके लिए बुरी हो सकती है, अगर आप चाहें तो। बाल्डोन उसकी बात काटते हुए कहता है। ताहिरा मैला से कहती है, सलाहुद्दीन और बोरो वो दोनों खुशकिस्मत हैं कि वो एला किले से बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। तो मैला कहती है, ये सिर्फ उनकी किस्मत थी, मुझे यकीन नहीं है। तो साहिरा कहती है, क्या कहना चाहती हो? तो मैला कहती है, बोरो किले में तुम्हारा कैदी था, वहाँ तुम्हें उसे मारना बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन तुमने। तो साहिरा कहती है, सुल्तान सलाहुद्दीन एला में आपके सामने थे, उन्हें भी वहाँ मारना मुश्किल नहीं था। तो मैला कहती है, इंतकाम से ज्यादा, हत्ता के दुनिया के तमाम एहसासात से ज्यादा ताकतवर एक चीज है। यूं समझो कि हर चीज से ज्यादा ताकतवर वो एहसास है। क्या ऐसा नहीं है साहिरा? मुझे डर है कि ये एहसास हम सब का खात्मा कर देगा। दूसरी जानब कुदस में चातलियोन आगे बढ़ते हुए लाडगाय से कहता है, आपने बच्चे बादशाह को अपने आदमियों की वफादारी पेश की, अब आगे क्या फरीजा है लाडगाय? अच्छा मैं भूल गया था, हमें उसके लिए मलका मारिया से मिलना चाहिए, है ना लाडगाय? तो लाडगाय कहता है, हद में रहो चातलियोन। तो चातलियोन कहता है, मुझ पर गुस्सा न करो, हद पार करने वाली मलका मारिया है जिसने तुम्हें गुलाम बना लिया है। तो लाडगाय कहता है, मलका मारिया अपने सौतेले बेटे की डोर खींचने में मसरूफ रहे, लेकिन जब वो डोर उसके हाथों को तकलीफ देना शुरू करेगी तब उसे पता चलेगा कि ये कुस्तुनतुनिया नहीं है। तो चातलियोन उससे पूछता है, तुम्हारे जहन में क्या है? तो जवाबन लाडगाय कहता है, मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही चीज है कि शहजादी सबीला को तसल्ली देना, क्योंकि हाल ही में होने वाली चीजों ने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी होगी। यह सुनते साथ ही चातलियोन मुस्कुरा देता है। कैरक में साहिरा कहती है, यह समझना मुश्किल है कि क्या हो रहा है, खास तौर पर शाम से ताजा तरीन खबरें सुनने के बाद। मैला पूछती है, क्या हुआ है? तो साहिरा कहती है, बोरो का दोस्त एला में कैद किया जाने वाला गोकबोरू वो शाम गया, तख्त की वकालत के लिए अपनी राय को गुमुश्तगिन के हक में देकर उसे नायब बनाने में मदद की। यह सुनकर मैला कहती है, तो इसका मतलब है कि गोकबोरू को किले से निकालने वाला गुमुश्तगिन है। तो साहिरा कहती है, गुमुश्तगिन ने बड़ी चाल चल के गोकबोरू को सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़ा कर दिया। हमें ये जानने की जरूरत है कि उस आदमी को ये ताकत कहाँ से मिल रही है। तो मैला पूछती है, अगर पता चला तो क्या करोगी? जवाबन साहिरा कहती है, मैं अपना नामुकम्मल काम से पूछते हैं, तुम्हारे और गोकबोरू के दरमियान नफाक पैदा करने वाला शख्स कौन है? क्या तुम्हें पता चला? तो जवाबन बोरो कहता है, मैं दिन रात इसी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन घोड़ों और कुत्तों के कदम आपस में एक हो गए हैं भाई। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुमने कभी सोचा है कि गोकबोरू एला से निकलकर कैसे दीवान पहुंचा? जरा सोचो, फायदा किसका हुआ? बोरो कहता है, आप कहते हैं भाई कि ये गुमुश्तगिन का काम है? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, गोकबोरू के निकलने का सबसे ज्यादा फायदा गुमुश्तगिन को हुआ है ना? तो बोरो पूछता है, फिर उसने इतनी आसानी से ये कैसे कर लिया? क्या आपके ख्याल में गुमुश्तगिन सलीबियों के साथ ताउन कर रहा है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शायद कर रहा हो, शायद गोकबोरू को वो जाली खत उसके हाथों पहुंचा हो। ये सुनकर बोरो कहता है, अगर ऐसा है तो गुमुश्तगिन ने बहुत पहले अपने इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया होगा। इसी लम्हे काजी फाजल वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, कारातेगन की तरफ से खबर है, गुमुश्तगिन ने मजलूम मुसलमानों की मदद के बहाने खजाने से भारी मकदार में सोना निकाला है और मुंतकिल करने का फरीजा गोकबोरू को सौंप दिया। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, उसने फौरन लूटमार शुरू कर दी। हाँ? तो बोरो कहता है, गोकबोरू जानबूझकर इस जैसी हरकत में मुलवस नहीं हो सकता। तो वजीर सलाहुद्दीन चिल्लाते हुए कहते हैं, तख्त उसने गुमुश्तगिन के हवाले कर दिया, इससे बुरा और क्या कर सकता है वो? हर हाल में सुल्तान इस्माइल के हक का दिफा हमारी जिम्मेदारी है। तो बोरो कहता है, भाई इजाजत दे, मैं हल कर दूंगा, शायद मुझे गोकबोरू के साथ बात करने का भी मौका मिल जाए, शायद माजी पर छाए गए पर्दे के बादल छट जाएं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मोहतात रहो, गोकबोरू पहले की तरह तुम्हारा दोस्त नहीं है। यह सुनते साथ ही बोरो वहाँ से चला जाता है। उधर कुदस के जिंदान में सबीला बालन और विलियम से कहती है, समझें कि बाल्डोन मारिया के जहरीली बातों का कैदी बन गया है। तो विलियम कहता है, बाज़ंतीनी सल्तनत मैदान जंग में नहीं बल्कि चारों पैरों पर जहर के साथ बनी है और मारिया वही कर रही है जो वो बखूबी जानती है। वो बाल्डोन के खून में अपना जहर उतार रही है। और फिर बालन कहता है, कुछ भी हो जाए, सलाहुद्दीन हकीम लतीफ के कातलों का पीछा करेगा। तो सबीला कहती है, सुल्तान सलाहुद्दीन ने बाल्डोन को उससे मिलने के लिए पैगाम भेजा है। विलियम
कहता है मारिया वही झूठ बोलकर हमें हकीम लतीफ के कातलों के तौर पर दिखाएगी। तो बालन कहता है सलाहुद्दीन यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसे सच मालूम होना चाहिए, शायद वो तब हमारे लिए कुछ कर सके। कम से कम उसे बताया जाए कि मैं लतीफ के लिए अफसुर्दा हूँ। सबीला, मैं चाहता हूँ कि तुम सलाहुद्दीन को पैगाम भेजकर मुलाकात की दरख्वास्त करो। मार्कोस तुम्हारी मदद करेगा। इधर शाम में कायमाज गुमिश्तगिन से कहता है चूंकि हमने अपने बीज का हिसाब बराबर किया तो अब बारी आती है कुदस और अमन की। मैंने अपने आदमी शाम की गलियों में भेज दिए हैं। यह सुनकर गुमिश्तगिन कहता है कायमाज ये काफी नहीं है। लोगों को नूरुद्दीन जंगी के पैदा करदा यकीन से दूर करना आसान नहीं है। उन्हें समझाना चाहिए कि वो सालों तक कैसे अपनी जान और माल से गए हैं। उन्हें एहसास होना चाहिए कि अगर वो कुदस की मोहब्बत को तर्क कर दें तो उन्हें कैसे फायदा मिलेगा। राया की नजर में कुदस को फतह करने की सबसे अहम इलामत। तो कायमाज हंसते हुए कहता है सुल्तान नूरुद्दीन का वो मेंबर जिसे उसने मस्जिदुल अक्सा में रखने के लिए बनाया था। तो गुमिश्तगिन कहता है ख्वाब यादगारों के जरिए अमर हो जाते हैं कायमाज, जब यादगारें तबाह हो जाएं तो ख्वाब भी मिट जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो कायमाज कहता है लेकिन लोग इससे नाराज हो सकते हैं। तो गुमिश्तगिन कहता है हर इंसान को दर्द जरूर होता है कायमाज, अब एक नए दौर का आगाज हो रहा है। उधर कुदस के चर्च में सबीला दुआ मांगते हुए कहती है खुदावंद मेरे बाबा ने मेरे लिए जो कुछ छोड़ा था वो खत्म हो रहा है और मैं देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही। इसी दौरान वहाँ आने वाला लाडगाय कहता है शायद आप और भी कुछ कर सकती हैं शहजादी मोहतरमा। तो सबीला उससे कहती है मुझे सुकून से छोड़ दो लाडगाय। तो लाडगाय कहता है मैं यहाँ आपको एक पेशकश करने आया हूँ, क्या आपको तजस्सुस नहीं है। तो सबीला उससे कहती है मुझे इस मुकद्दस मकाम पर यह कहते हुए शर्म आती है, लेकिन खुदा गवाह रहे कि सिर्फ एक एहसास जो तुम मेरे अंदर जगा रहे हो वो नफरत है। यह कहते साथ ही वो जाने लगती है। तो लाडगाय कहता है कौन बालन की जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है। अगर मैं कहूँ कि उसकी जिंदगी मेरी पेशकश और आपके जवाब पर मुनहसर है तो सबीला गुस्से से कहती है अपना मकसद खुलकर बयान करो। तो लाडगाय कहता है मेरा मकसद वाज़ेह है, मुझसे शादी करें शहजादी ताकि बालन जिंदा रहे। तो सबीला कहती है मतलब तुम मौके का फायदा उठाकर अपने इरादे जाहिर करने आ गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये कहते साथ ही सबीला वहां से रवाना हो जाती है और पीछे से लाडगाय कहता है खुदावंद मेरा गवाह रहे, तुम मेरी हो जाओगी शहजादी। काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन शमसा खातून के साथ बैठे हुए होते हैं और गमगीन होते हुए कहते हैं पहले सुल्तान और अब लतीफ। शमसा उनसे कहती है बैरूत में जब कोई वफात पा जाता तो शेर पढ़ा जाता था, क्या आप चाहते हैं कि मैं पढ़ लूं। इजाजत मिलने पर वो गुनगुनाने लग जाती है ऐसा कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो, मगर वो आगे गुनगुनाने से पहले ही खांसने लग जाती है। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं शमसा क्या तुम ठीक तो हो, मैं तबीब को बुलाऊंगा, ये दूसरी बार है। मगर शमसा उन्हें रोकते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, शायद ये काहिरा की हवा का असर है, मैं वैसे भी अपनी दवाएं ले रही हूँ, फिक्र न करें। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं नजर अंदाज न करो, तबीब से मायना किया जाना चाहिए। उधर कैरक में चातलियन मैला से कहता है कौंत की ख्वाहिश के मुताबिक कुदस का तख्त अब बाल्डोन का है, यकीनन डोर मारिया के हाथ में है और बालन कदम बकदम अपने अजाब की जानिब बढ़ रहा है। तो मैला कहती है सबीला अंदर से टूट गई होगी। तो चातलियन उससे कहता है कुछ लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है, मैं भी बगैर शरायत तुम्हारे करीब होने के लिए कीमत अदा करता हूँ। मैला उससे पीछे हटते हुए कहती है अब हमारा काम मारिया और लाडगाय को सलाहुद्दीन के खिलाफ मजीद भड़काना है, तब ही बाल्डोन का तख्त पर विराजमान होना मानी खेज होगा। इधर काहिरा में एक तबीबा शमसा का मायना कर रही होती है और मायना करने के बाद कहती है जकाम है शमसा सुल्ताना, आपको इतनी ठंड कहाँ लगी। मैं महल में मौजूद लोगों को दवाई तैयार करने को कहूंगी, बस 2-3 दिन आराम करें, इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगी। तो शमसा गले पर हाथ रखते हुए कहती है मेरी आवाज में ये घुटन दूर होगी ना। तो तबीबा कहती है वक्त के साथ साथ आपकी आवाज में भी बेहतरी आएगी। और फिर जमर्द कहती है मैं फौरन दवाई तैयार करवाती हूँ मेरी सुल्ताना। यह कहते साथ ही वो चली जाती है और लैला उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे जाती है। दूसरी जानब गोकबोरो सोना लेकर सिपाहियों के साथ एक सराय में पहुंचता है और सिपाही से कहता है होशियार रहें और एक लम्हे के लिए भी संदूक से दूर न रहें। यह कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है और बैठ जाता है। बाहर बाइबोरा बोरो के पास आता है और कहता है गोकबोरो और उसके आदमी सराय में दाखिल हो गए हैं। तो बोरो कहता है बहुत खूब, हम कुछ लोग अंदर जाएंगे और तुम लोग पीछे रहना। मैं जब गोकबोरो का ध्यान भटकाऊंगा तो तुम संदूक लेकर निकल जाना। अगरचा गोकबोरो मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो अब भी मेरा जिगरी दोस्त है। मैं उसे या उसके बहादुरों को कोई भी जानी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम जानेंगे कि उसके लिए जाल किसने बिछाया और उसकी जहन साजी किसने की। हम हर एक को बेनकाब करेंगे। दूसरी जानब बाल्डोन संतान में विलियम और बालन के पास आता है और उन दोनों से कहता है आपने मुझे बहुत मायूस किया है। बालन उससे कहता है बादशाह सलामत, आपके ख्यालात नहीं बदलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा गलत चीजों के बीच में हैं। और फिर विलियम कहता है ऐसा लगता है कि आपके कान जगह पर नहीं है और आपकी आंखें दूसरों की गुलाम है, जबकि आपके बाबा। तो बाल्डोन गुस्से से कहता है मैं यहाँ पर इसके बारे में बात करने नहीं आया विलियम, मैं तुम्हारे दोस्त सलाहुद्दीन के साथ निजी मुलाकात करने के लिए जल्द ही महल से निकलूंगा।
और फिर बालन कहता है वो अपने हकीम के बारे में पूछना चाहता है जिसे उसने आपकी सेहत के लिए रखा था। तो बाल्डन कहता है मैं उसे सच बताऊंगा। बालन कहता है मारिया के अल्फाज के साथ आप यहाँ सलाहुद्दीन के बारे में मालूमात लेने आए हैं, है ना? सलाहुद्दीन अपनी आंखों से देखता है और अपने कानों से सुनता है और इसलिए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ हकायक बताने होंगे। उधर सराय में बाइबोरा गोकबोरू के पास आता है। सिपाही उसे रोक लेता है तो बाइबोरा गोकबोरू से कहता है हम शहजादा गुमुश्तगिन का भेजा हुआ संदूक लेने आए हैं। तो गोकबोरू खड़े होकर पूछता है कि आपके पास हुक्मनामा है? यह सुनकर बाइबोरा उसे हुक्मनामा दिखाता है, मगर जब गोकबोरू उस हुक्मनामे को खोलता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है ये एक जाल है। यह सुनते ही उसके सिपाही जैसे ही अपनी तलवारें बेनियाम करते हैं, पीछे से आने वाले बोरो की तलवार उसके गले पर होती है। यह देखकर गोकबोरू कहता है तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तो बोरो कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। गोकबोरू पूछता है बात करने को क्या रह गया है, चलो तलवार चलाओ। तो बोरो कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम सालों तक मेरे शाना बशाना लड़ने वाली लड़ाइयों की खातर मुझे सुनोगे। और फिर वो दोनों अपने सिपाहियों को पीछे कर देते हैं और गोकबोरू कहता है ठीक है बैठ जाओ। और फिर वो दोनों आमने सामने के खत लिखवा रहा होता है। ना खत्म होने वाली जंगों ने दोनों रियासतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सुल्तान इस्माइल सालेह के नायब के तख्त के तौर पर अब से मैं जंगी रियासत और कुदस की सलीबी रियासत के बीच सुलह के हसूल के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शक न रहे ये खत मुनासिब तहाइफ के साथ बादशाह बाल्डोन तक पहुंचाया जाए। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। और फिर कायमाज कहता है फौजी माले गनीमत पर जीते हैं, वो इससे खुश नहीं होंगे। तो गुमुश्तगिन कहता है मैं उनका दिल जीतना जानता हूँ कायमाज, जो माले गनीमत सलीबी सरजमीनों से हासिल ना कर सके शायद वो जंगी जमीनों से हासिल कर ले। तो कायमाज कहता है मैं नहीं जानता था कि आप सलाहुद्दीन की जमीनों पर नजर रखे हुए हैं। यह सुनकर गुमुश्तगिन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं मिस्र सलाहुद्दीन के लिए छोड़ दूंगा? वहाँ जब तक अयूबियों का खतरा है हम शाम में कभी भी महफूज नहीं होंगे। जब हम कुदस के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लेंगे काहिरा का रास्ता भी हमारे लिए खुल जाएगा। तो कायमाज उससे कहता है तुम सलाहुद्दीन से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, नायब तो बन गए फिर भी कीड़ा तंग कर रहा है। यह सुनकर गुमुश्तगिन कहता है इसका नफरत और गुस्से से कोई ताल्लुक नहीं है कायमाज, मशरक में एक ही वक्त में दो सितारे नहीं चमक सकते। इसी लम्हे वहाँ साहिरा आती है। तो गुमुश्तगिन उससे कहता है क्या मिस्र में आपकी कमाई काफी नहीं थी जो अपने बाबा की तरह शाम में भी नजरें जमा ली? तो साहिरा कहती है मेरे आने का मकसद तजारत नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो आप राज बता दें जिसके मैं पीछे हूँ तो इस काम से फातिह आप निकलेंगे। तो गुमुश्तगिन पूछता है राज क्या है? साहिरा पूछती है अमीर गोकबोरू और बोरो के बीच माजी में क्या हुआ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। यह सुनते साथ ही गुमुश्तगिन उसे देखने लग जाता है। उधर सराय में बोरो गोकबोरू से पूछता है तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया गोकबोरू? तो गोकबोरू कहता है ये वाज़ेह नहीं है कि यह कोई खेल है। पहले तो मैंने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन फिर मैंने देखा और समझा कि तुमने यही सोच कर मंसूबा बनाया। गलत मालूमात तुम्हारा जाती मावन ही लेकर आया था। बोरो कहता है मेरे मावन ने तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखा दिया। काश वो जिंदा होता और मैं उससे पूछ सकता कि हमें किसको बेच दिया। गोकबोरू कहता है अफसोस अफसोस, अब भी साजिश है। काश तुमने अपनी सारी इज्जत न गंवाई होती और मेरा सामना करते हुए कहते कि हाँ मैंने किया, मान लेते। काश कहते हुक्म देकर अपने मावन को कत्ल किया। दुश्मन भी मर्द होता तो मैं उसकी कदर करता। तो बोरो चिल्लाते हुए कहता है मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैं क्यों अपने भाई को मारने की कोशिश करूंगा, क्यों? तो गोकबोरू कहता है क्योंकि मैंने सलाहुद्दीन की बैत नहीं की। क्या तुमने इस फ्रीजे पर भेजने से पहले सलाहुद्दीन की खिदमत करने को नहीं कहा था? जब मैंने इनकार किया तो क्या तुमने नहीं कहा था कि कुदस के मकसद के लिए तुम्हारी वफादारी पर शक है? तो बोरो कहता है मतलब कि मैंने तुम्हें अपने खेल में धकेला? हाँ। तो जवाबन गोकबोरू कहता है जी हाँ, तुम अयूबियों ने कुदस के मकसद को अपने ऊपर लिया और जब ताकत हाथ आई तो मुतकब्बर होने लगे। तुमने हर वो चीज और हर उस शख्स को कुचलने का इरादा किया जो आपके रास्ते में आता है। आपने जंगी रियासत के हर कोने पर अपना तसल्लुत बढ़ाया और किसी दूसरे का नाम लेने की इजाजत न दी, और इसी वजह से आपने हमारे मरहूम सुल्तान की भी मुखालफत की। तो बोरो कहता है यह सच है कि मैं सुल्तान के खिलाफ खड़ा था, लेकिन हसद से नहीं बल्कि वफादारी से। तुम लोगों को ढूंढने के लिए ताजर राकीफ को सुल्तान के हवाले नहीं किया, मैंने उस रास्ते पर अपनी जान खतरे में डाली। तो गोकबोरू उसकी बात काटते हुए कहता है बकवास बंद करो, मेरे सिवा सिर्फ अल्लाह जानता है कि मुझ पर क्या गुजरी। मैंने कहा कि बोरो मुझे धोखा नहीं देगा, मैंने कहा कि वो जिसने भी ऐसा किया है उसे ढूंढ लेगा और उनका एहतसाब करेगा, लेकिन मैं गलत था। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम तब कहाँ थे? तुम कहाँ थे? आकर बचा लेते ना, लेकिन नहीं, अयूबियों को जब सिर्फ मेरी जरूरत थी सामने आ जाते हैं। तो बोरो कहता है शर्म करो, क्या ये है तुम्हारी दोस्ती का सिला? क्या ये थी वफादारी? तो गोकबोरू कहता है अभी भी तुम बेशर्मी के साथ दोस्ती की बात कर रहे हो। ये सुनते साथ ही बोरो उठता है और उसे थप्पड़ दे मारता है और फिर दोनों तरफ के सिपाही भी आमने सामने आ जाते हैं। और फिर गोकबोरू खड़े होकर कहता है कोई भी मुदाखलत
मुदाखलत न करे। और फिर अगले ही लम्हे उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर शाम में गमश्तगिन साहिरा से पूछता है, बोरो को मारकर अपना बदला लेने की बजाय माजी के राज तलाश करने में आपका मकसद क्या है? तो जवाबन साहिरा कहती है, क्योंकि उसको मार देने से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा, उसकी तबाही की हर खबर मेरे लिए सोने की खबर है। और फिर गमश्तगिन आगे बढ़ते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये राज मुझे पता है? तो साहिरा कहती है, गोकबोरू आपके हाथ में है और आप ही हैं जिसे उसने एला के जहन्नम से निकाल कर दीवान में बुलाया। अगर आप मुझे गोकबोरू और बोरो के दरमियान झगड़े की वजह बताएं तो मैं मिस्र में आपको अपनी तजारत का एक बड़ा हिस्सा दूंगी। तो गमश्तगिन मुस्कुराते हुए कहता है, पुरकशिश पुरकशिश, लेकिन कुछ मालूमात बराए फरोख्त नहीं होती। तो साहिरा कहती है, आप ना भी बताएं तो मैं जल्द या बदेर इस राज को जान ही लूंगी और उस वक्त आप पछताएंगे। और फिर गमश्तगिन गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, गर्दन से मोटे कामों में टांग अड़ाकर आपको कहीं बाद में पछतावा न हो और तुम्हें राज में नहीं बल्कि तिजारत में तवज्जो देनी चाहिए। तो साहिरा कहती है, ठीक है फिर ऐसा ही सही। ऐसा लगता है कि आपका तख्त इस राज पर टिका हुआ है, लेकिन कोई भी राज हमेशा पोशीदा नहीं रहता। यह कहते साथ ही साहिरा चली जाती है और गमश्तगिन कहता है, बोरो से इसकी नफरत हमारे फायदे में है, लेकिन यही नफरत हमारी राह में रुकावट भी बन सकती है। इस लड़की पर नजर रखना कायमाज। उधर सराय में बोरो और गोकबोरू एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसा रहे होते हैं। इसी लम्हे बोरो के सिपाही सराय में दाखिल होते साथ ही दूसरे सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। अफरा तफरी पड़ जाती है। मौका देखते साथ ही अली और तुराब संदूक उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, मगर गोकबोरू उन्हें देख लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, रोको उन्हें रोको। यह सुनते साथ ही गोकबोरू के सिपाही उनके पीछे भाग पड़ते हैं और गोकबोरू भी जाने ही लगता है कि बोरो उसे दबोच लेता है। दोनों खूब जोर आजमाई करते हैं और फिर गोकबोरू कहता है, तो तुम गरीब मुसलमानों के हकूक पर डाका डालने लगे हो, हाँ लालची खबीसो। तो जवाबन बोरो कहता है, असल खबीस गमश्तगिन और कायमाज हैं। वो अपने हाथों से जंगी रियासत के खजाने लूट रहे हैं। ये गफलत की नींद से बेदार होने का वक्त है गोकबोरू। तुम्हारे दुश्मन अयूबी नहीं बल्कि वो है। ये सुनकर गोकबोरू उस पर पै दर पे कई मुक्के बरसाता है। बोरो जमीन पर गिर जाता है और फिर गोकबोरू कहता है, बात यहीं पर खत्म नहीं होती बोरो, हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ, फिर मिलेंगे। ये कहते साथ ही गोकबोरू चला जाता है और फिर पीछे से बोरो उठता है और कहता है, हम जरूर मिलेंगे। मर्द के कमरे में आती है और वहां पर तलाशी करने लग जाती है। वो बिस्तर संदूक हर एक चीज खोल कर देखती है। कुछ देर की तलाश के बाद वो उस लम्हे को याद करती है जब वो जमरुद को कपड़ों से निकाली गई एक दवा पानी में डालते हुए देखा था। इस ख्याल के बाद लैला फिर से तलाश करने लग जाती है। बिलाखिर एक पोटली में से उसे वो बोतल मिल जाती है। वो शीशी लेकर मोहतात अंदाज के साथ आगे बढ़ ही रही होती है कि जमशेद वहां पहुंच जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये किसका कमरा है? तुम चोरों की तरह इधर उधर घूम रही हो। तो लैला शीशी छुपाते हुए कहती है, क्या चोर? जमशेद अफंदी आप क्या कह रहे हैं? जमशेद पूछता है, तुम क्या छुपा रही हो? चलो दिखाओ मुझे। कुछ देर सोचने के बाद लैला वो शीशी उसे दे देती है। जमशेद पूछता है, ये किसका कमरा है? बेटी तुम इस शीशी का क्या करोगी? तो लैला कहती है, ये जमरुद का कमरा है। वो ये शीशी छुपा रही थी। मुझे यकीन है कि ये वही है जिसने शमसा खातून को बीमार किया। तो जमशेद पूछता है, तुम्हें ये कैसे यकीन? बिला वजह शक करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो लैला कहती है, मैं मालूम करूंगी कि इसके अंदर क्या है। तो जवाबन जमशेद कहता है, मैं इसका मायना करूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसे मेरे पास छोड़ दो। ये कहते साथ ही वो शीशी अपने पास रख लेता है। इसी लम्हे जमुर्द वहाँ पे आती है और पूछती है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे कमरे के बाहर क्या ढूंढ रहे हो? तो जमशेद बात पलटते हुए कहता है, क्या इत्तेफाक है जमुर्द खातून, क्या ये आपका कमरा है? मैं और लैला यूं ही बातें कर रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही जमशेद चला जाता है। लैला भी गुस्से के साथ उसे देखने के बाद आगे बढ़ जाती है। दूसरी जानब वजीर सलाहुद्दीन बाल्डोन के पास आते हैं। मलका मारिया और लाडगाए भी बादशाह बाल्डोन के पास मौजूद होते हैं। एक दूसरे के साथ ताजियत करने के बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मौत बरहक है, लेकिन ना हक मारे जाने वालों का दर्द कभी दूर नहीं होता। मैंने आपको यहाँ हकीम लतीफ की मौत का हिसाब देने के लिए तलब किया है। यह सुनकर मारिया गुस्से से कहती है, बराए मेहरबानी अपने अल्फाज पर तवज्जो दे, आपको हमारे बादशाह का एहतसाब करने का कोई हक नहीं है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरा मसला बादशाह बाल्डोन से नहीं है, अगरचा इसने अपनी कम उम्री में बहुत दुख उठाए हैं और आप जैसे लालची लोगों में गिरा हुआ है, मुझे इन पर रहम आता है। और फिर लाडका कहता है, बादशाह की मर्जी को कम न समझे, हम इनके हुक्म पर हाजिर हैं। इन्होंने हकीम लतीफ के कत्ल का पर्दाफाश करने में बहुत मेहनत और बड़ी हिम्मत दिखाई। और फिर बाल्डोन कहता है, हकीम लतीफ भी मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान थे। मैंने और मेरे बाबा ने हमेशा उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की। अगरचा कातलों का जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा चौंका देने वाला था, लेकिन मुझे यकीन दिलाया गया कि यह कितना अहम काम है। कातिल जिंदान में है। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, कौन है कातिल? तो मारिया बोलते हुए कहती है, बालन, जो आपके बहुत करीब था, वो है कातिल। और फिर बादशाह बाल्डोन कहता है, हकीम लतीफ के कातिल कौन? तो बालन और विलियम है। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाता
भाई बोरा और सलाहुद्दीन अयूबी के साथी संदूक लेकर अपने घोड़े भगा रहे होते हैं, जबकि गोकबरू अपने साथियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है। गोकबरू को करीब देखते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी रोक लेते हैं और संदूक वहीं छोड़कर वो सब वहां से भाग पड़ते हैं। और फिर गोकबरू तेजी के साथ संदूक के पास आता है और सुख का सांस लेता है और फिर वो संदूक को खोलता है जो कि सोने से भरा होता है। उधर वजीर सलाहुद्दीन बाल्डोन से पूछते हैं, बालन ऐसा कुछ क्यों करेगा? तो मारिया कहती है, बादशाह बनने के लिए। दर हकीकत ये बादशाह बाल्डोन पर कातिलाना हमले की खुफिया कोशिश थी। वो हकीम लतीफ को मारकर इज्जत माप को मौत के घड़े में धकेलना चाहता था। और फिर काजी फाजल कहते हैं, किसी बादशाह की मौत उसके तख्त पर बैठने के लिए काफी नहीं है। तो लाड़गाय कहता है, यकीनन बालन ने शहजादी सबीला को भी धोखा दिया है। उसने अपने मजलूम मकासद के लिए शहजादी को शादी पर राजी किया और विलियम शुरू से ही इस मंसूबे का हिस्सा था। तो वजीर सलाहुद्दीन उसकी जानब देखते हुए कहते हैं, ये आपका फैसला है। फैसला इंसाफ पर होने के लिए दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए। अगर आपको यकीन है तो उन्हें मेरे हवाले कर दे, मैं खुद उन्हें सजा दूंगा। मगर बाल्डोन कहता है, ये मुमकिन नहीं है। कातिलों को कुदस में सजा दी जाएगी जैसा कि वो मुस्तहिक है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये आपकी बादशाही की शर्मिंदगी को मिटाने के लिए काफी नहीं होगा। मैं तहकीकात जारी रखूंगा। और फिर खड़े होकर उससे कहते हैं, बादशाह बाल्डोन, मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देता हूँ। अपने आसपास वालों को सुने, लेकिन फैसला हमेशा खुद करें। यह सुनकर मारिया को बहुत गुस्सा आता है और फिर वजीर सलाहुद्दीन चले जाते हैं। उधर कैरक में कमांडर चातलियन से कहता है, खबर मिली है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बादशाह बाल्डोन से मिले हैं। और फिर चातलियन मैला से कहता है, मुझे लाड़गाय पर भरोसा नहीं है और ना ही मलका मारिया पर। हकीम लतीफ, हो सकता है कि वो उसके कत्ल से मेरा ताल्लुक बेनकाब करके मुझे उनके हवाले कर दे। तो मैला कहती है, मारिया एक ज़हीन औरत है, वो आप जैसे इत्तेहादी को खोना नहीं चाहेगी। इसी लम्हे सबीला वहाँ पे आती है। तो मैला खड़े होकर कहती है, मुझे बादशाह इमाले के जनाजे में ना शिरकत करने का अफसोस है। कुदस एक अजीम बादशाह से महरूम हो गया। तो सबीला उससे कहती है, अगर मुमकिन हो तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगी। कौन? मैला। ये सुनकर चातिलून खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं बालन के लिए गमगीन हूँ। ये वाकई बदकिस्मती की बात है। ये कहते साथ ही चातिलून चला जाता है और फिर वो दोनों बैठ करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।